स्टॉप करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना होगा। So write down today's topic, that is gravitation. Gravitation. ग्रेविटेशन के बारे में किसको किसको बेसिक कुछ भी आइडिया है? आज तक आपने कुछ भी लाइफ में जो सुना होगा ग्रेविटेशन के बारे में, अपना एक्सपीरियंस बताइए बच्चों। किसी को कुछ मालूम है क्या कि व्हाट इज ग्रेविटेशन? सर, सर, gravitation is the force exerted by the surface of Earth towards itself. अच्छा अच्छा, अर्थ जिस जो फोर्स ऑब्जर्व, हाँ बोलिए बोलिए। Sir, gravity keeps us to stand on Earth. It basically pulls object towards itself. अच्छा, ओके ओके। बाकी लोग चलो, एक ग्रेविटेशन में सुनो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं कि अर्थ तो राउंड है, सबने देखा है, सबको मतलब मालूम है ना अर्थ क्या है? अर्थ राउंड है, स्फेरिकल है, ठीक है। और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह पे हैं। यहाँ पे भी कोई कॉन्टिनेंट है, कोई कॉन्टिनेंट यहाँ पे भी है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चों बोलते हैं नॉर्थ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल पे कोई खड़ा रहेगा पर्सन, तो वो ऐसे स्टैंड करेगा, जबकि अगर कोई साउथ पोल पे स्टैंड करेगा तो उसके लिए तो दुनिया ही उल्टी हो जाएगी जी। बच्चा लोग, हाँ सर। तो आपको क्या लगता है, इसको गिर नहीं जाना चाहिए नीचे? हाँ सर। हाँ, इसको तो नीचे गिर जाना चाहिए। और किसी का क्या कुछ मानना है? यहाँ वाला पर्सन तो ऐसे फिर इसके अनुसार रहेगा। अर्थ अगर स्फेरिकल है तो यहाँ वाला पर्सन तो ऐसे हुआ, और यहाँ वाला पर्सन जो है वो कुछ ऐसे रहेगा। अब ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या? आप लोगों के पास जो भी नॉलेज Yes, है। sir. हाँ बोलिए। तो वो ऐसे लगेगा। बोलिए बोलिए। इसका आवाज फंस रही है। हाँ, मेरा का इशू हुआ था तो मैं ग्रुप से ऑटोमेटिकली हट गई थी। सर, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, तो आप बता रहे थे इसके बारे में कुछ कि हाँ, आप लोग, वो हाँ साउथ पोल में जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। वो ऐसे लगेगा जैसे वो अपसाइड डाउन खड़ा है, ग्रेविटी उसे पुल करके रखेगा। और जो ईस्ट और वेस्ट साइड में है उस वो भी नहीं गिरेगा, वो स्टैंड होते हुए रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी अपने तरफ वो पुल करेगा अर्थ की बिल्कुल कोर के बिल्कुल अंदर। करेक्ट है आपका जो एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल करेक्ट है। सही बच्चे ध्यान दें। देखो बच्चों, ऊपर यहाँ का जो आदमी होगा ना, इसके लिए ये वाला डायरेक्शन क्या है? दिस इज स्काई। और यहाँ का जो आदमी होगा ना बच्चों, उसके लिए ये स्काई है। दिस इज अर्थ फॉर हिम, दिस इज अर्थ फॉर हिम। अगर ये वाला देख रहा है ना, ये वाला सोचेगा कि ये उल्टा खड़ा है, तो वैसा ही ये भी बच्चों सोच रहा होगा कि यहाँ वाला जो है ना वो उल्टा खड़ा है। हुआ क्या है ना, सबको अर्थ ने अपने तरफ खींच के रखा हुआ है। जितने भी चीज है ना, ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट है बच्चों अर्थ पे, वो सभी अर्थ के साथ क्या है? बाउंडेड है। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज बाउंडेड विथ इट। अगर अर्थ के साथ बाउंडेड है, इसलिए तो बाहर नहीं जा पाते हैं। उसको बाहर भेजने के लिए अपने को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे किसी सैटेलाइट को हम भेजते हैं, सैटेलाइट या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पे हम भेजते हैं किसी भी स्पेस क्राफ्ट को या किसी भी चीज को, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? वो बहुत महंगा पड़ता है, उसके लिए अपने को बहुत ज्यादा अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। अदरवाइज जितना भी चीज है ना यूनिवर्स में बच्चों, सबको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन क्या हो गया? ग्रेविटेशन हो गया। ग्रेविटेशन भी समझाता हूं आपको। तो देखिए कहां से कहानी स्टार्ट हुई थी। ये कहानी जो थी ना बच्चों ग्रेविटेशन की, ये स्टार्ट हुई थी, एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एप्पल के पेड़ में बैठे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। और यहाँ पे न्यूटन। हाँ, एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, वो एप्पल के पेड़ के नीचे मान लो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं वो।
और कुछ किताब वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्पल लगा हुआ है और एप्पल सिर पे गिर गया था। सिर पे नहीं गिरा था, पता नहीं अब कहाँ गिरा था, ये तो मतलब हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एप्पल टूट के नीचे गिरा। अब एप्पल बच्चों टूट के जब नीचे गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा है, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो लॉज ऑफ मोशन दे दिया था। लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन इन्होंने दिया हुआ था। एंड लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है, तो लॉज ऑफ मोशन ये बोलता है कि जो भी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा। एनीथिंग एनीथिंग एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता हाँ, है। और इसमें तो कोई, वो शॉक हो गया था, इसमें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, ये तो रेस्ट में हाँ था, तो ये बिल्कुल कैसे मूव बिल्कुल होने लगा बिना कोई बिल्कुल, ऐसा फोर्स ही के। इन्होंने सोचा कि एप्पल तो पहले यहाँ पे रेस्ट पे था पेड़ के पास, लेकिन ये टूटा तो नीचे क्यों गिरा, क्योंकि ये तो पहले ही रेस्ट में था। और लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम उस पे कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यानी अगर ये नीचे गिरा है मतलब इसको कोई ना कोई तो खींचा है, हम लोगों को दिख नहीं रहा है, बट देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ ए फोर्स जो कि इसको यहां से नीचे लाया है। और इसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। समझे बच्चे। तो ये बात है, क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन के ढूंढने के बाद एग्जिस्ट किया, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूटन ने जो वो लॉ पहले दिया से था। एग्जिस्ट होता हाँ था, ये तो पहले से डिस्कवरी एग्जिस्ट कर बाद रहा है, में हुआ था। लेकिन हाँ लेकिन न्यूटन ने इसको डिस्कवरी एक्सप्लेन बाद किया था। न्यूटन ने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। और इसके बाद इन्होंने क्या दिया था न्यूटन ने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो चलिए लिखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आज का अपना टॉपिक। सर, ये एक्चुअली एप्पल उसके सिर में गिरा था सर, पता नहीं मुझे मैंने पढ़ा था, पता नहीं वो मुझे। सिर में गिरा था। अच्छा हो सकता है। हाँ, हाँ सर। सिर में सिर में गिरा था। ओके। इसलिए उसे अच्छा हुआ, आइडिया आ गया। अच्छा हुआ न्यूटन जो है सो बेल के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे। बेल जानते हैं बच्चे आप लोग। वही मैं बोलने वाली थी। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा चलो हाँ ठीक सर। है। नहीं सर, उसे बैठना चाहिए था, इतना पढ़ना नहीं पड़ता। अच्छा हमारा साइंस कितना पीछे हो जाता फिर। तो अब चलिए हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। सो टॉपिक लिखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसमें लिखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में every object in this universe, every object, बहुत स्लो चल रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, अपना सिलेबस आगे है। every object in this universe attracts each other. Every object in this universe attracts each other with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of separation between them. सर, ये प्रोडक्ट ऑफ मास है ना? हाँ प्रोडक्ट ऑफ masses MASSES, product of masses and inversely proportional to square of separation between them, ओके। पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं।
एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद रेज योर हैंड। वेरी गुड अर्नोल। अब देखिए इसको समझते हैं बच्चा लोग, ये सबको जल्दी से लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर डन। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से लिख लेंगे। देवान, एब्रोकांति, चलिए तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो क्या क्या बताता है, या फिर इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट है, दिस इज, देख लीजिए फिर से, ये दो ऑब्जेक्ट है बच्चों, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आर। सेपरेशन बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, आर। तो अब देखिए मान लीजिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये है ए, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये है बी, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है आर। जो ऑब्जेक्ट ए है इसका मास है एम ए, और जो बी है इसका मास है एम बी। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो जिस फोर्स से भी वो अट्रैक्ट करते हैं, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। यानी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मासेस का प्रोडक्ट कितना होगा, एम ए इंटू एम बी। इसको एक काम करो m1 m2 कर लो, क्योंकि आपको बाद में समझने में आसानी होगी, ऐसे ही याद भी हम लोग कर लेंगे। किताब में भी m1 m2 ही शायद दिया होगा, m1 इसका मास दे दिए, इसका मास m2, तो प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अब बच्चों ये रहा अपना पहला इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, और ये रहा दूसरा इक्वेशन। अगर इन दोनों आप वो डिफाइन कर सकते हैं क्या क्या, फिर से बोलिए, फिर से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ फिर से बता रहा हूँ, सुनिए। ऊपर के स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, जो आपने नोटबुक में लिखा है उसमें मैं क्या क्या लिखा हूँ कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट्स ईच अदर। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ ए फोर्स दैट इज directly proportional to product of masses, यानी जिस फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे अपने तरफ, मान लो ये जो है ये इसको अपने तरफ F फोर्स से खींच रहा था, तो वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया m1 m2, एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली, हाँ बोलिए, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 एंड मास 2। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास 1 एंड मास 2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। उनके बीच का जो सेपरेशन है, यहाँ पे सेपरेशन कितना है, आर है, तो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। अब देखिए अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं, अगर बच्चों इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग 1 and 2, अगर 1 और 2 को बच्चों हम लोग कंबाइन कर दें तो ये क्या बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर। जरा इतना पहले नोट कर लेंगे सही बच्चे, फिर इसका आगे का मैं बताता हूँ। F proportional to m1 m2 by r square। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी से नोट कर लें। तो आई होप सबने लिख लिया होगा। तो अब देखिए क्या, अब इन दोनों को हमने बच्चों अगर कंबाइन कर दिया तो इसके बाद क्या होगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए अपने को एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और ये होता है जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हियर सर जी एक कांस्टेंट है। देखो कहीं पे भी अगर ये प्रोपोर्शनलिटी होता है ना, तो इसके साइन को जब हम लोग हटाते हैं ना, तो उसके लिए अपने को एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है ना, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है उसको हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं। अब जी क्या है ये देखिए, हियर 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 जी इज यूनिवर्सल gravitational constant। Here G is universal gravitational constant and its value is G equals to होता है बच्चों 6.67 into 10 raised to minus 11, 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए। सही बच्चे नोट कर ले इसको। सर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर, केजी रेज टू -2 पर केजी स्क्वायर बोलते हैं इसको। चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी यहाँ पे नीचे आएगा क्या, नीचे आएगा केजी स्क्वायर। आप इसका यूनिट खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसका यूनिट कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। F इक्वल्स टू क्या था, F इक्वल्स टू था G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो G विल बी इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया, m1 इंटू m2। अब G का अपने को यूनिट चाहिए, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर का डिस्टेंस का स्क्वायर मींस मीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मास क्या है, केजी है, तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ओके हाँ या ना। वेरी गुड। अब देखिए यहां पे ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक दो पॉइंट और लिख लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है एक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब देखिए अपने को मालूम है सन जो है, सन के अराउंड क्या हो रहा है, सन के अराउंड अर्थ भी रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है।
एंड अदर 8 प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इवन सैटर्न, जुपिटर एंड इवन प्लूटो तक क्या हो रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जुपिटर तक आइए, सैटर्न तक आइए, सभी क्या कर रहे हैं, ये सभी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये सभी प्लैनेट्स जो बच्चों सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनको रिवॉल्व करने के लिए भी क्या जरूरत पड़ती है, एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। बिना फोर्स के ये बच्चों रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं। और रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स इनको लगता है ना, वो फोर्स बोलते हैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई बालक है, कोई एक लड़का है, और इसने क्या किया है, पैर बड़ा बन गया इसका, ये लड़का है कोई, इसने क्या किया है, इसने बच्चों, इसने एक पत्थर को रस्सी से बांधा है, पत्थर को रस्सी से बांधा है, और यहां पकड़ के इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप ही घर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसे इसको हॉरिजॉन्टली घुमा रहे हैं। तो अगर ये पत्थर मान लो टूट जाता है, ये रस्सी जो है, जिस रस्सी में बांध के घुमा रहा है, अगर ये रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? वो स्टोन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। क्या बोलिए, फिर से बोलिए। वो स्टोन स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा। हाँ, वो मतलब अपने सर्कुलर पाथ पे तो नहीं मूव करेगा, कहीं और चला जाएगा, हो सकता है इधर चला जाए, इधर ही जाएगा। लेकिन चलिए, पॉइंट पे वो जिस पॉइंट पे छूट जाता है उसी पॉइंट में वो 90 डिग्री में ही वो उसी स्ट्रेट पाथ पे चला जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही अगर ये टूट गया तो ये अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, सर्कुलर पाथ पे मूव ही नहीं कर पाएगा। यानी ये अपने को क्लियर हो गया कि अगर इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करना है तो उसको मूव करने के लिए अपने को सेंटर की तरफ एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। विदाउट दिस फोर्स दिस बॉडी कैन नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ। तो ऐसे ही हम देखें तो सन के अराउंड अर्थ जो है, सन के अराउंड अर्थ जो है, वो तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से ऐसे घूमते आ रहा है। और यहाँ पे क्या, हाँ बोलिए बोलिए, क्या सन का ग्रेविटी वो पुल कर रहा है अर्थ को और दूसरे प्लैनेट को, इसलिए वो प्लैनेट्स अपने ट्रैक में है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब यह अगर घूम रहा है तो इसको भी कोई ना कोई फोर्स खींच रहा है अपने तरफ, कोई ना कोई यहाँ पे रस्सी जुड़ा हुआ है। वो रस्सी अपने को दिख नहीं रहा है लेकिन है, और वो रस्सी कौन सा है, वो कौन सा फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सन के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, एंड सन अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसके कारण ये सर्कुलर पाथ पे घूम पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों सबको ये? तो आप खुद सोचिए कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना ज्यादा है, फिर भी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस तक एग्जिस्ट करता है। हाँ, बोलिए। सन का फोर्स प्लूटो तक नहीं गया है, ग्रेविटेशनल पुल उतने दूर तक गया नहीं है, इसलिए प्लूटो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने पैथ से। हाँ, आप बोल सकते हैं, मतलब जैसे अपना जो सन का जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला था वो क्या था, फोर्स इक्वल्स टू था G m1m2/r²। इस सिचुएशन में मास ऑफ सन लेंगे m1, मास ऑफ अर्थ लेंगे m2, और दोनों के बीच का सेपरेशन लेंगे कितना, r²। अब मान लो मैं कोई भी एक नंबर लिख रहा हूं, x/y में एक नंबर लिखा, तो बच्चों अगर y के वैल्यू को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो नंबर का वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा या ज्यादा होते जाएगा? कम। सर कौन सा वैल्यू? y के वैल्यू को अगर बढ़ाते जाए, जैसे मान लो कि हमने एक नंबर लिखा 1/2 और दूसरा नंबर लिखा 1/4, इन दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है? 1/2 बड़ा है, क्योंकि 1/2 को आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 0.5। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, 0.25। मींस दिस नंबर इज बिगर नंबर, 1/2 बड़ा नंबर है। और बच्चों अगर ये बड़ा नंबर है, तो यहां से क्या मिल रहा है अपने को, जितना ही छोटा डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा वो नंबर। तो अगर इस फोर्स को ज्यादा करना है तो इस डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अब आप प्लूटो की जब बात कर रही हैं तो आप खुद सोचिए कि प्लूटो क्या है, प्लूटो तो बहुत दूर है, प्लूटो बहुत दूर है। तो आर का वैल्यू बढ़ गया, r² और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। इसके कारण आप बोल सकते हैं प्लूटो डिस्टर्ब करता है। समझ में आया क्या ये? यस सर।
क्लियर है सबको? और मास जितना ही ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा ये फोर्स का वैल्यू भी रहेगा। तो अब देखिए, अब यहां तक ये अपना हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखिए, यहाँ पे जी जो है ना, जी इज कांस्टेंट, और कैसा कांस्टेंट है? तो दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी रहिए, आप अर्थ पे रहिए, आप स्पेस में रहिए, आप किसी अदर प्लैनेट पे चले जाइए, आप सी के अंदर चले जाइए, हर जगह जी का वैल्यू क्या रहेगा? जी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एवरीवन, हाँ या ना? यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब देखिए, अब इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लिखेंगे सही बच्चे क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन तुम कहाँ हो? क्वेश्चन बोला, मैं यहाँ हूं। देखिए, मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg. Mass of Earth is 6 into 10⁻24 kg. Okay. Then mass of Moon is 7.4 into 10⁻22 kg. Mass of Moon is 7.4 into 10⁻22 kg. Distance between Earth and Moon is 3.84 into 10⁵ kilometer. Distance between Earth and Moon is 3.84 into 10⁵ kilometer. Calculate force exerted by Earth. Calculate force exerted by Earth on Moon. Calculate force exerted by Earth on Moon. ओके, सही बच्चों ने क्वेश्चन लिख लिया क्या? हाँ या ना? वेरी गुड। चलिए, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्थ जो है, अर्थ उसका मास दिया हुआ है। मान लीजिए दिस इज अर्थ, इसके मास को हम me से डिनोट कर रहे हैं या m1 से डिनोट कर रहे हैं। अर्थ के मास को हम m1 से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज m1, दिस इज मून एंड अर्थ के मास, मून के मास को हम m2 से डिनोट कर रहे हैं। अर्थ के मास को m1 से डिनोट किया, मून के मास को m2 से डिनोट किया। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बच्चों, सेंटर से सेंटर का सेपरेशन लेते हैं। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने r से डिनोट किया। अब अपने से पूछ रहा है कि अर्थ मून को कितना फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये फोर्स बताइए। अर्थ मून को अपने तरफ कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये फोर्स बताइए। बोले चलो बताते हैं, बहुत आसान है। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? ये बोलता है कि F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r²। क्या अपने पास m1 है? हाँ, अपने पास m1 है। क्या अपने पास m2 है? हाँ, अपने पास m2 है। क्या अपने पास सेपरेशन है दोनों के बीच का? हाँ, अपने पास सेपरेशन है। अब सही वैल्यू को रखना है और सोल्व करना है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू F यहाँ पे आ जाएगा। G का वैल्यू कितना होता है? G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 कितना है? m1 है 6 इंटू 10⁻24। m2 कितना है? m2 है 7.4 इंटू 10⁻22। और r जो सेपरेशन है दोनों के बीच का, इसका वैल्यू कितना है? तो r का वैल्यू है 3.84 इंटू 10⁵। ये बच्चों किलोमीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। किलोमीटर जो है ना वो ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो ये इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 3.84 इंटू 10⁵। और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 1000 करेंगे।
तो इसको ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵। 1000 को क्या बोल सकते हैं, 1000 को बोल सकते हैं 10⁵। अब इसके बाद देखिए, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, ये शायद आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं बेस और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर। तो बच्चों अगर बेस सेम हो ना तो पावर ऐड हो जाता है, याद रखिएगा, अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है। जैसे मैं मान लू a⁵x इंटू a⁵y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a⁵x प्लस y। अगर बच्चों बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁸। ये सबको समझ में आएगा यहाँ पे कैसे मैंने वर्क किया है, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना? वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। तो अब देखो, तो अब ये जो डिस्टेंस था ये कितना हो गया मीटर में, 3.84 इंटू 10⁵ नहीं होकर के इंटू 10⁸ हो गया। दिस डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁸। और नीचे क्या है, नीचे r का स्क्वायर है, तो नीचे हम क्या करेंगे, नीचे इसका स्क्वायर करेंगे। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको यहाँ तक सही बच्चे पहले नोट कर लें, फिर इसको हम लोग कैलकुलेट किया जाएगा। नोट करने के बाद रेज योर हैंड। ये सभी डिस्टेंस मीटर में है, दिस इज इन मीटर, दिस इज ऑल्सो इन मीटर, दिस इज इन मीटर। हो गया सबका नोट ये, वेरी गुड, सभी जल्दी से नोट कर लेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए क्या, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा लोग, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू। तो अब देखो, अब कैलकुलेशन करना यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। देखिए कैसे इस तरह के कैलकुलेशन को करते हैं। आप लोग ऐसा कैलकुलेशन पहले किए हैं या नहीं, एनीवन, एनीवन? अगर आप लोगों ने पहले ऐसा कैलकुलेशन किया तो बताइए, किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर से सीख लीजिए। इस तरह के कैलकुलेशन बच्चों, ये छोटे जो नंबर्स होते हैं ना, इनको एक साथ पहले वर्क कर लिया कीजिए और पावर को अलग से वर्क किया कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू, अब 10 का पावर कितना है, 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22। ओके, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर करना है, तो 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, तो 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16। ये भी याद रखिए, x⁻a, या फिर ऐसे याद रखिए, ये भी एक रूल होता है, a⁻x होल रेज टू y इज इक्वल टू a⁻x इंटू y, ठीक है ना। अगर पावर का पावर हो तो उस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 8 का पावर 2 था ना, तो 8 2 जा क्या हो गया 16। एवरीवन क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या, अब यहाँ पे एक और रूल मैं आपको बताता हूं, वो रूल भी लिख लीजिए, वो रूल भी ध्यान रखिएगा। अगर डिवीजन हो, जैसे मान लो ऊपर क्या है, ऊपर है x⁻a और नीचे है x⁻b, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन है। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस x है, यहाँ पे बेस क्या है, x है, यहाँ पावर a है, यहाँ पावर b है। तो अगर नीचे प्लस में है पावर, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे ना, तो वो पावर माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻a इंटू x⁻−b, ठीक है। और फिर अगेन यहाँ पे बेस सेम हो गया, तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x⁻a−b। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है और दो नंबर डिवीजन में है, तो उनके पावर को माइनस कर देते हैं, या फिर एक सीक्वेंस ऐसे लेकर के याद रखिए। तो अब ये काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, f इक्वल्स टू 6.67, साथ में लिखते चलिए नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा, 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 बाई 3.84 इंटू 3.84। ये वाला वर्क आप लोग कर ही सकते हैं।
इनटू ये कितना हो जाएगा 10⁻²। अब पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्योंकि सभी बेस क्या है, सेम है। तो कितना हो जाएगा -11 + 24 + 22। और देखो, और 10⁻16 नीचे था ना, नीचे रहेगा तो क्या रहेगा प्लस में, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो इनटू 10⁻⁻16। अब अगेन इनका बेस क्या है, इनका बेस सेम है तो इनके पावर